आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमनुजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुजनों को एक मूल मंत्र दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हम शिक्षित हैं, क्या संगठित हैं, या फिर हम सही संघर्ष कर रहे हैं? ये सवाल बनता है साथियों, क्योंकि जिस तरह से वर्तमान बहुजन की स्थिति है, आप देख रहे हैं कि बहुजन समाज में दो पार्टियां हो चुकी हैं। एक बहुजन समाज पार्टी जो शुरू से ही है, उसके बाद आज़ाद समाज पार्टी, मतलब दो पार्टियां बहुजन समाज में हो गई है। तो इससे तो ऐसे ही पता चलता है कि हम संगठित नहीं हैं। दूसरी बात यह है संघर्ष करने की। तो हम कितने संघर्ष कर रहे हैं मनुवादियों से, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगातार एक जो पक्ष है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहा है, बाबा साहब के संविधान को किस तरह से कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान निर्माता पर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है। मतलब भारत के संविधान को लागू हुए 75 साल हो गए, लेकिन ये मनुवादी कुछ विचारधारा के लोग हैं, इन्हें अब होश आया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं बल्कि संविधान निर्माता BN राव थे। कोई ये कहता है कि संविधान समिति में बहुत सारे लोग थे, और अब जो है कुछ मनुवादी ये कह रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं बल्कि संविधान निर्माता BN राव थे। और शुरुआत यदि मैं बात करूं तो शुरुआत स्वामी आनंद स्वरूप करके इस मनुवादी व्यक्ति ने किया था। इसने ये कहा कि अंबेडकर देशद्रोही थे, अंबेडकर राष्ट्रद्रोही थे, अंबेडकर अंग्रेज़ों की चाटुकारिता करते थे, अंबेडकर नहीं बल्कि संविधान निर्माता BN राव थे। और उसी का एक चेला अनिल मिश्रा, जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट में अधिवक्ता है, वैसे देखा जाए तो ये अधिवक्ता है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है, संविधान की देन है। लेकिन ये भूल गया है, इसको लगता है कि देवी देवताओं ने हमें वकील बनाया है और उन्हीं ने अधिकार दिया है। इसीलिए लगातार अनिल मिश्रा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भद्दी भद्दी गाली भी दे रहा है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी भी कर रहा है। यहाँ तक कि इसने ये भी कह दिया कि अंबेडकर गंदा था, अंबेडकर अंग्रेज़ों की गुलामी करता था, अंबेडकर का हम नामो निशान मिटा देंगे। और यहाँ तक कि इसने ये भी धमकी दे दी कि हम 20% हैं और 80% लोगों को झुकाने की क्षमता रखते हैं, यानी उनसे मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं। मतलब खुलेआम इसने धमकी भी दे डाली। लेकिन देखा जाए तो RSS द्वारा निर्मित BJP सरकार जिस तरह से इन दोनों मनुवादियों को संरक्षण दे रही है, मतलब साफ है कि खुली छूट है इनको कि जाओ और इस तरह से विवाद फैलाओ कि लोग मानने लगे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं बल्कि संविधान निर्माता BN राव थे। दोस्तों, शुरुआत तो स्वामी आनंद स्वरूप ने की थी, उसके बाद ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगने का विवाद शुरू हुआ, और विवाद की भी जड़ जो है यही अनिल मिश्रा था। पहले तो वहाँ के जितने भी अंबेडकरवादी वकील थे, उन्होंने प्रस्ताव जारी किया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा ग्वालियर हाईकोर्ट में लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दे दिया, लेकिन ये अनिल मिश्रा कुछ अपने चमचों के साथ मिलकर आवाज़ उठाई कि अंबेडकर की प्रतिमा यहाँ पर नहीं लगनी चाहिए। दो पक्षों में लगातार विवाद रहा। उसके बाद इसका एक वीडियो वायरल होता है, जिस वीडियो में ये बताता है कि अंबेडकर गंदा था, अंबेडकर अंग्रेज़ों की गुलामी करता था, अंबेडकर का नामो निशान हम मिटा देंगे। तरह तरह की बातें, तरह तरह का क्लेम जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर लगाया इसने। पहले तो आप अनिल मिश्रा का ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। किसी भी किताब में, किसी भी संविधान में ये नहीं लिखा गया, मन मर्जी से लोग लिख रहे हैं, और ये देन है केवल नेताओं की, वोट के लिए जनता को भ्रमित कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। लेकिन उस अंबेडकर को हम वादा कर चुके हैं और आपसे फिर पुनः कह रहे हैं कि हम उसको पूरी तरह से खत्म कर देंगे। असली जो संविधान निर्माता है स्वर्गीय श्री BN राव साहब, हम उनकी स्थापना के लिए वचनबद्ध हैं और शीघ्र उनको स्थापित कर देंगे। चल रहा है मूर्ति का, उसको लेकर उन्होंने कहा कि सोमवार से आंदोलन में आएंगे। तो कोर्ट परिसर में एक मामला है, उसको सड़क पर लाने की बात है, किस तरह देखते हैं?
इनसे बड़ा मूर्ख, पढ़ा लिखा मूर्ख मैं किसी को नहीं मानता, क्योंकि एक न्यायालय परिसर के क्षेत्र की बात को, न्यायालय के जुडिक्शन, न्यायालय की अधिकारिता की बात को अगर ये रोड पर लाएंगे तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये प्रशासन की ड्यूटी है कि रोड पर उनको संभालें। अगर नहीं संभाल पा रहे हो तो हमें बता दें, हम संभाल लेंगे। हम इतने सक्षम है कि उन्हें बड़े आराम से संभाल सकते हैं। और वो कहते हैं ना 1% और आधे % है, हम 1/4% उनके लिए सफिशिएंट है, वो संभालने की क्षमताएं रखते हैं और संभालते ही आ रहे हैं। आज उनकी उसी बौखलाहट के कारण हमने अंबेडकर का पतन कर दिया है और BN राव को स्थापना कर दी है। इसी की बौखलाहट के तहत लगातार ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आंदोलन करते हैं। उनके आंदोलनों का हम लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। शीघ्र शीघ्र अंबेडकर का नाम हर जगह से मिट जाएगा। ये हमारा बात। संघर्ष के आरोप लगाए हैं। हम वर्ग संघर्ष नहीं करते, हम सभी जनता को लेके चलते हैं। मेरे यहाँ अभी जितने लोग बैठे हैं उनमें सभी जात बिरादरी के लोग हैं। मैं खुद नहीं मानता किसी जात बिरादरी को। और जो लोग ये बोल रहे हैं वो भी मुझसे बात करके देख रहे कि मैंने कब जात बिरादरी को या वर्ण को बढ़ावा दिया। मैं तो सबको एक समान मानता हूँ, भारत का नागरिक मानता हूँ, सभी भाईचारे से रहे, मेरा ये। लेकिन जो असली चीज है, जो सत्य है, उसे न छुपाएं। एक गंदे व्यक्ति का, जो कि अंबेडकर, जिसने की अंग्रेजों की गुलामी करता रहा, झूठ बोलता रहा, उस व्यक्ति का नाम उन्हें स्वतः समाप्त करना चाहिए। ये मेरा उनसे आग्रह है और वो इस दिशा में मेरे साथ मिलकर बढ़े। हम शीघ्र सत्य की स्थापना कर दें। स्वर्गीय BN राव साहब का नाम संविधान निर्माता के रूप में स्थापित कर, यही मेरा उनसे निवेदन है। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से ये अनिल मिश्रा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को खुलेआम धमकी दिया है। लेकिन शर्म की बात है कि आज बहुजन समाज एकजुट नहीं है, जिसके कारण ये चंद मुट्ठी भर के ब्राह्मण किस तरह से ये बहुजनों पर हावी हैं। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का खुलेआम अपमान किया जा रहा है। इसके बावजूद भी ये बहुजन समाज के लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं और इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं दो राजनीतिक पार्टियां जो हमारी हैं, बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी। राजनीति तो खैर अलग चीज़ है, लेकिन जो सामाजिक विचारधारा है, जो सोच है, दोनों के अंदर पूरी तरह से बदल चुकी है। पहले तो 9 अक्टूबर की रैली में बहन कुमारी मायावती ने योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद को टारगेट करते हुए स्वार्थी तक भी बोला और यहाँ तक कि बिकाऊ भी बोला। इससे कहीं ना कहीं जितने भी आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता थे वो नाराज़ हो गए। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि चंद्रशेखर जहां भी जा रहे हैं तो इस बात को ये कह रहे हैं कि हम आभार व्यक्त करने वाले नहीं हैं उनका, जो लगातार संविधान कुचलने की बात कर रहे हैं, जो मनुस्मृति लागू करने की बात कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि हम बहन जी का सम्मान करते हैं। हो सकता है कि बहन जी की कुछ मजबूरी हो और इस वजह से वो भाजपा की तारीफ कर रही हैं और कुछ नहीं बोल पा रही हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले थे जिस पर बहन जी को बोलना चाहिए था 9 अक्टूबर को, लेकिन बहन जी ने नहीं बोला। जैसे CJI BR गवई के ऊपर जूता जो चलाया गया, अनिल मिश्रा जो लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहा है, अंबेडकरवादियों को खुलेआम धमकी दे रहा है। आखिर इसे कैसे पता है कि ये बहुजन समाज के लोग कमज़ोर हो चुके हैं, ये कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो यहाँ पर नियम बनाया था कि फूट डालो राज करो, वही नियम जो है RSS और भाजपा के लोग अपना लिए हैं। और ऐसे में बहुजन समाज के अंदर फूट डाल दिए हैं और इसके बाद अब ये संविधान पर सीधे वार करने के चक्कर में है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बदनाम करने के चक्कर में है, अपमानित करने के चक्कर में है। और सोचने वाली बात ये है कि ये बहुजन समाज किस तरह से बर्दाश्त कर पा रहा है। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है जो आज हम शान और स्वाभिमान से ज़िंदगी जी रहे हैं, वरना हमारे गले में मटके और कमर में झाड़ू हुआ करता। लेकिन ये बहुजन समाज भूल गया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के एहसान को। अगर ये एहसान नहीं भूला होता तो मसीहा पर जिस तरह से ये अनिल मिश्रा जैसा तुच्छ ब्राह्मण, जिसकी औकात नहीं है, मुंह में हमेशा गुटखा लेकर खाता रहता है, इसकी पर्सनालिटी आप देखें तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये नशे में हमेशा रहता है और इस तरह से बात कर रहा है जैसे मालूम पड़ रहा है कि ये प्रधानमंत्री से भी बड़ा पावर रखता है। और है ये
झोला छाप जो वकील है, जिसकी रोजी रोटी नहीं चल पा रही थी, अब इसने सोचा कि क्यों ना हम बाबा साहब को गाली दें और वायरल हो जाएं, क्योंकि इसे पता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो भी गाली देगा, संविधान के खिलाफ जो भी बात करेगा, उसे बीजेपी सम्मान देगी, बीजेपी उसे माला पहनवाएगी। और यही हुआ। इसने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गाली दिया, संविधान के खिलाफ इसने बात की। उसके बाद आपने देखा कि मध्य प्रदेश में किस तरह से इसका स्वागत किया जा रहा है। इसकी सुरक्षा में आपको बता दें कि पुलिस की फौज खड़ी कर दी गई। 15 अक्टूबर को भीम आर्मी ने इसको सबक सिखाने के लिए ग्वालियर जाने की बात की थी, तो आपने देखा कि किस तरह से एमपी सरकार ने वहाँ पर अनेकों पुलिस फोर्स तैनात कर दी इसकी सुरक्षा के लिए। अगर वहाँ पर धारा 163 लगी थी तो ये तो सबके लिए लगी थी कि कोई भी वहाँ पर उपद्रव ना करे, कोई वहाँ पर जाकर हिंसा ना करे। तो भीम आर्मी तो मान गई, अपने उस आंदोलन को स्थगित कर दिया। लेकिन ये अनिल मिश्रा माना नहीं। अनिल मिश्रा अपने चमचों के साथ अपने जितने भी उसके आगे पीछे घूमने वाले मनवादी पिल्ले हैं, उन सबको लेकर निकल पड़ा। मतलब जो धारा 163 लगाई गई थी वो सिर्फ भीम आर्मी को रोकने के लिए लगाई गई थी, इसके लिए नहीं। ये किस तरह से अपने चमचों के साथ निकला था और वहाँ पर पुलिस वालों ने रोकने का प्रयास किया, तो अनिल मिश्रा ने अपने चमचों के साथ जय श्री राम का नारा लगाना शुरू कर दिया। आपने देखा कि किस तरह से सीएसपी हिना खान का वीडियो वायरल हुआ, जिन्होंने जय श्री राम और कुछ का नारा लगाया। उसके बाद इसका मुंह इतना सा हो गया, कुछ बोल नहीं पाया। मतलब यह है कि ये इतने शरारती, इतने घटिया मानसिकता के हैं कि हिना खान से भी भिड़ गए। हिना खान ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन ये अपनी जिद पर अड़े थे, क्योंकि इनको अब पता चल गया था कि हिना खान एक मुस्लिम समाज की लड़की है। अब अनिल मिश्रा ने सीधे डायरेक्ट कहा कि तुम सनातन विरोधी हो, क्योंकि अनिल मिश्रा ने हिना खान के टैग को देख लिया था जिस पर लिखा था कि हिना खान। अब इससे उसकी जाति का पता चल गया। उसके बाद हिना खान को साबित करना पड़ा कि भले ही मैं खान हूँ, लेकिन मैं किसी धर्म से नफरत नहीं करती हूँ, सबके अपने अपने धर्म प्यारे हैं, और इसलिए वो जय श्री राम के नारे लगाई। आखिर उसके बाद हिना खान ने क्या कहा, पहले आप हिना खान का वो बयान सुनिए, उसके बाद सीधे हम आपसे बात कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते होंगे 15 अक्टूबर को लेकर ग्वालियर में एक विभिन्न विभिन्न जो दल है उनका आह्वान था ग्वालियर चलो का, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर लगातार मीटिंग्स ऑर्गेनाइज हो रही थी। हमारे एसपी साहब, कलेक्टर मैम, आईजी सर, डीआईजी सर, सीनियर लेवल पे मीटिंग्स चल रही थी। शांति समिति की भी मीटिंग हुई थी और जितने भी दल थे सभी के नेतृत्वकर्ताओं से एक बातचीत वरिष्ठ अधिकारियों की चल रही थी, जिसके बाद ये आंदोलन और ये आह्वान जो है स्थगित हो गया था। ये सारे जो आह्वान किए गए थे वो वापस हो गए थे। लेकिन फिर भी कानून व्यवस्था की दृष्टि को देखते हुए, ताकि एक शांति बनी रहे, कोई दिक्कत ना हो, एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे ग्वालियर शहर में पुलिस बल तैनात था। विभिन्न जो प्रवेश द्वार है ग्वालियर के, वहां पर चेकिंग लगी हुई थी, चेक पॉइंट्स लगे हुए थे। ग्वालियर के जो महत्वपूर्ण स्थल है वहां पर भी चेकिंग चल रही थी। और जो वरिष्ठ अधिवक्ता महोदय हैं उनके घर के बाहर मेरी ड्यूटी थी, तो मैं उस समय अपनी ड्यूटी कर रही थी। और चूंकि कलेक्टर महोदय का एक आदेश लागू था जिसमें किसी भी सार्वजनिक स्थल पे यदि कोई इस प्रकार का आयोजन होता है तो उसमें पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। तो मैं यही बताने का प्रयास कर रही थी अधिवक्ता महोदय और उनके सहयोगियों को कि अभी चूंकि धारा लगी हुई है और एक ऑर्डर एनफोर्स्ड है, तो आप जो भी है आप इस आयोजन की पूर्व अनुमति प्राप्त कर लें। फिर उनको एक मंदिर के प्रांगण में भी कुछ आयोजन करने को लेकर इशू था, तो वो मेरे द्वारा बताया गया था कि जो मंदिर का मैनेजमेंट है, मंदिर की एक समिति है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जो पूरा देखती है प्रोग्राम, मतलब मंदिर में कौन आयोजन होगा नहीं होगा। तो ये सारी चीजें मैं उनको बताने का प्रयास कर रही थी। मैं या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी पुलिस अधिकारी जब किसी ड्यूटी पर होता है तो उसकी प्राथमिकता ये होती है कि हम अपना काम अच्छे से करें, शांति व्यवस्था बनी रहे, कोई भी ऐसी अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो जिसमें आम जन का जीवन प्रभावित हो या बात बढ़े। हमारा प्रयास यही रहता है कि बातचीत से समस्या का समाधान निकाला जाए। उस समय परिस्थिति ऐसी निर्मित हुई कि उनको जो ठीक लगा वो उन्होंने कहा,
और उस परिस्थिति के अनुसार जो मुझे ठीक लगा कि उस समय सही है वो मैंने कहा। उस समय अपनी ड्यूटी पर ही थी जब ये वीडियो वायरल हो रहा था, तो मुझे उस वक्त तक पता नहीं चला कि कितने लोग देख रहे हैं, लोग क्या रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन जब एक दिन गुजर गया उसका और लोगों ने मुझे इतनी बधाइयां दी, सभी लोगों ने, मतलब न केवल पुलिस के अधिकारियों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने, बल्कि आम जनता ने मुझे इतना सराहा, इतना मेरा सहयोग किया। हमारे मीडिया के पत्रकार बंधु सभी ने मुझे बहुत बधाई दी और बहुत सराहना की। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सिर्फ अपना काम कर रही थी और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि लोगों को इतना अच्छा लगेगा। उस समय मेरी प्रायोरिटी यही थी कि बातचीत से सॉल्यूशन निकल जाए। जो भी बात है एक बार बात हो जाए और मैं जो कहना चाह रही हूँ ये बात उनको समझ आए। उनकी बात को मैंने समझने का प्रयास किया। और उस समय जो भी परिस्थिति बनी, तो उन्होंने भगवान का नाम लिया अपनी बात रखने के लिए, तो मैंने भी भगवान का नाम ले दिया अपनी बात रखने के लिए। और मुझे लगता है इसमें कोई बुरी चीज नहीं है, बहुत अच्छी बात है। भगवान का नाम लेने से तो बड़ी बड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं, तो वो समस्या का भी समाधान हो गया। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से हिना खान ने अपनी सफाई दी, क्योंकि वर्दी का सवाल है, वर्दी भी तो बचानी है, सरकार भी तो भाजपा की है, आरएसएस की है। उसके खिलाफ हिना खान कैसे जय श्री राम का विरोध कर सकती हैं, कैसे इन अंधभक्तों का विरोध कर सकती हैं। इसलिए इनको भी मजबूरी में जय श्री राम बोलना पड़ा। वैसे दोस्तों, अगर बात करें तो बहुजन समाज की, आखिर क्यों बहुजन समाज दिन पर दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन से दूर होता जा रहा है। एक तो हम कम हैं, दूसरे में एकजुट नहीं है, और तीसरे में हमारे पास दो पार्टियां हैं। क्या हम दो पार्टियों में अपनी सत्ता हासिल कर पाएंगे, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। मान्यवर कांशीराम साहब ने जो सपना देखा था, मान्यवर कांशीराम साहब जो जन जन तक पैदल चलकर जगाने का प्रयास किए थे। बहन कुमारी मायावती 4 बार सीएम रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो मान्यवर कांशीराम साहब की देन थी। मान्यवर कांशीराम साहब के अथक प्रयास, अथक मेहनत की वजह से बहन कुमारी मायावती ने 4 बार सीएम पद का पद ग्रहण किया। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही मान्यवर कांशीराम साहब हमें इस दुनिया से छोड़कर चले गए, तब से कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ नीचे ही गिरता गया। तो इससे साफ पता चलता है कि अगर बहन कुमारी मायावती 4 बार सीएम बनी थी तो वो मान्यवर कांशीराम साहब की देन थी। और जैसे ही मान्यवर कांशीराम साहब हमें दुनिया से छोड़कर अलविदा कह गए, उसके बाद बसपा का ग्राफ काफ़ी तेज़ी से नीचे गिर गया। मैं आपको बता दूं साथियों कि 2017 की बात है, जब सहारनपुर में हिंसा हुई, ठाकुरों और दलितों के बीच में एक संग्राम देखने को मिला। सैकड़ों दलितों के घर को फूंक दिया गया, उनकी गाड़ियों को फूंक दिया गया, बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया गया। उसके बाद सहारनपुर के युवाओं ने एक टीम बनाई, भीम आर्मी। और भीम आर्मी टीम को बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि इस समय वर्तमान नगीना सांसद, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने उस समय, मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी उम्र रही होगी उनकी, काफ़ी युवा थे। और उस समय उन्होंने एक टीम बनाई, भीम आर्मी टीम। और भीम आर्मी टीम द्वारा चंद्रशेखर आज़ाद ने सभी बहुजनों से अपील की कि आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग बहुजनों के सम्मान में, दलितों के सम्मान में जंतर मंतर पहुँचे। आपको बता दें साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद की एक आवाज़ पर वहाँ पर लाखों लोग जमा हो गए। 5 लाख लोग से कम नहीं रहे होंगे। जंतर मंतर में इतनी भीड़ कि 10 कदम चलने में घंटों लग जाते थे। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भीड़ थी। वहीं से भीम आर्मी एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में निकली। लेकिन उस समय भी बहन कुमारी मायावती ने भीम आर्मी को सपोर्ट नहीं किया। आपको बता दें साथियों कि मनुवादियों की हालत खराब कर देने वाली भीम आर्मी, जो खुद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से बनी थी, यानी भीम आर्मी मतलब भीम सेना, इसके बावजूद भी बहन कुमारी मायावती ने भीम आर्मी का समर्थन नहीं किया। वो उस समय भी कहती थी कि चंद्रशेखर जो है आरएसएस का आदमी है, चंद्रशेखर जो है बीजेपी द्वारा तैयार किया गया एक फार्मूला है। अब ज़रा सोचिए साथियों कि उस समय जब सहारनपुर में इतना बड़ा हिंसा हुआ था, उस समय भी यदि बहन कुमारी मायावती ने इनका समर्थन नहीं किया, तो अब तो चंद्रशेखर आज़ाद ने एक अपनी पार्टी बना ली है, आज़ाद समाज पार्टी।
तो फिर बहन कुमारी मायावती कैसे चंद्रशेखर आज़ाद का समर्थन करेंगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। साथियों, पहले तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने ये बात कही कि हम राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि लगातार दलितों के ऊपर शोषण बढ़ रहा है और बहन कुमारी मायावती बीजेपी के खिलाफ बोल नहीं रही हैं, ऐसे में दलित इसी तरह से शांत रहा तो कहीं ना कहीं ये मनवादी दलितों को ख़त्म कर देंगे, संविधान को ख़त्म कर देंगे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को ख़त्म कर देंगे। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा वोट है, तुम अपने वोट से खुद राजा बना सकते हो। जब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने देखा कि बहन कुमारी मायावती कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ कुछ ज़्यादा बोल नहीं रही हैं और ये लगातार अत्याचार करते जा रहे हैं, तो फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी राजनीति करें। पहले तो बहन कुमारी मायावती से उन्होंने एक सीट मांगा, लेकिन बहन कुमारी मायावती ने साफ मना कर दिया। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद कई दलों के साथ मिलकर काम करना चाहे, समाजवादी पार्टी के साथ भी गए, गठबंधन के भी साथ गए, लेकिन किसी ने भी चंद्रशेखर आज़ाद की मदद नहीं की। मतलब चंद्रशेखर आज़ाद को निराशा ही मिली। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम चुनाव लड़ेंगे, भले ही अपनी पार्टी बनानी क्यों न पड़े। और उन्होंने बनाई आज़ाद समाज पार्टी। आज़ाद समाज पार्टी बनाने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं, पहले तो विधानसभा चुनाव गोरखपुर में लड़े योगी आदित्यनाथ के सामने, लेकिन वहाँ पर हार गए। उसके बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद नगीना से लोकसभा का चुनाव लड़े और उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने विपक्ष को 1.5 लाख वोटों से करारी शिकस्त दी। उसके बाद चंद्रशेखर बन गए नगीना के सांसद। दोस्तों, जब चंद्रशेखर आज़ाद संसद में शपथ लेने के लिए पहली बार पहुंचे तो लोगों को लगा कि अब नीला गमछा जो है चंद्रशेखर से अब हट जाएगा, चंद्रशेखर अब अन्य नेताओं जैसे दिखेंगे। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने नीला गमछा नहीं छोड़ा, बल्कि नीला कोट पहन कर गए, हाथ में संविधान लेकर गए और सबके सामने जय भीम जय संविधान का नारा लगाया। और उनको देखते देखते अन्य जो भी पार्टी के सदस्य थे, यानी जो गठबंधन के थे, वो सभी सांसद जय भीम जय संविधान का नारा लगाए। मतलब पहली बार एक ऐसा माहौल देखने को मिला था कि संसद में जय भीम जय संविधान का नारा गूंजा था। ये बदलाव एक बहुत बड़ी चीज़ थी, कुल मिलाकर एक नए युग की शुरुआत थी। लेकिन आपको बता दें साथियों कि धीरे धीरे चंद्रशेखर आज़ाद की बढ़ती लोकप्रियता कहीं ना कहीं उन्हीं समाज के लोग, जिस समाज के लोग उन्हें अपना हीरो मानते थे, वही अब उनके कांटे बन गए, उनके दुश्मन बन गए। आपको बता दें कि वजह यह रही कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने कभी भी चंद्रशेखर आज़ाद को बहुजन नेता समझा ही नहीं। हमेशा बहन कुमारी मायावती ने उन्हें ये कहा कि ये आरएसएस का आदमी है, ये बीजेपी का आदमी है। और यही कारण है कि जितने भी बहुजन समाज के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, चंद्रशेखर आज़ाद से जलने लगे। पहले तो एक जलन की भावना अलग थी, लेकिन अब जो है ये लड़ाई में एक आर पार की जो लड़ाई देखने को मिल रही है चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती के बीच, ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है साथियों। क्योंकि इसी तरह से अगर लड़ाई लड़ते रहे, इसी तरह से एक दूसरे से जलन करते गए, तो फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मिशन कैसे पूरा होगा, कैसे मान्यवर कांसीराम साहब का मिशन पूरा होगा। पहली बात यह है कि जो नारा कांसीराम साहब ने लगाया था कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उसको बदलकर बहन कुमारी मायावती ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिया। उसके बाद अब यहाँ पर जो नौबत आ चुकी है कि बहन कुमारी मायावती जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ कुछ बोल नहीं पा रही हैं। अब इसकी असली वजह क्या है ये तो बहन कुमारी मायावती जानती होंगी, लेकिन जिस तरह से लगातार संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, संविधान के खिलाफ एक से बढ़कर एक व्यंग्यात्मक शब्द बोले जा रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गालियां दी जा रही है, इसके बावजूद भी बहन कुमारी मायावती की नरमी और इस तरह से शांत रहना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि बहन कुमारी मायावती वास्तव में कुछ वजह है जिसके कारण बहन कुमारी मायावती कुछ बोल नहीं पा रही हैं। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से इस समय की परिस्थिति है, ऐसे में अब नहीं लगता है कि ये दोनों पार्टी एक हो सकती है। मतलब साफ है कि चंद्रशेखर आज़ाद और बहन कुमारी मायावती के बीच जो मुकाबला है कांटे का हो चुका है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होता है, ठीक उसी तरह से असपा और बसपा के बीच एक कड़ा संघर्ष देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में
बहन कुमारी मायावती ने 9 अक्टूबर को जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद पर वार किया था, उसके बाद अब जो है आज यानी 17 अक्टूबर को एक कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान बहन जी ने चंद्रशेखर आज़ाद को टारगेट किया और उन्होंने ये कहा कि वो आदमी कैसे बहुजनों के लिए लड़ सकता है जो एक महिला पर अत्याचार किया है, शादीशुदा होकर रोहिणी घावरी के साथ शोषण किया है। और आप अक्सर ये खबर जो है न्यूज़ पर देखते रहते हैं, तो भला ये आदमी कैसे आप सबकी मदद कर सकता है, आप सबके लिए ये काम कर सकता है। मतलब ये कि चंद्रशेखर आज़ाद को झुकाने के लिए अब बहन कुमारी मायावती ने भी रोहिणी घावरी का सहारा ले लिया है। अब तक तो आपने सुना था कि जितने भी बीएसपी के कार्यकर्ता हैं रोहिणी घावरी के समर्थन में बात करते हैं और रोहिणी घावरी के पोस्ट को उठाकर चंद्रशेखर आज़ाद को बदनाम करते हैं, लेकिन अब जो है बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने भी रोहिणी घावरी का सीधे सीधे समर्थन कर दिया है। मतलब रोहिणी घावरी के सहारे अब चंद्रशेखर आज़ाद को झुकाने का बहन कुमारी मायावती भी प्रयास कर रही हैं। दोस्तों, अगर रोहिणी घावरी की बात करें तो रोहिणी घावरी जो इंदौर की रहने वाली हैं और 1 करोड़ स्कॉलरशिप के बाद वो स्विट्ज़रलैंड गई पीएचडी की पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि वो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ 3 साल तक रिलेशन में रहे। फिर बाद में उन्हें पता चला कि चंद्रशेखर आज़ाद की शादी हो चुकी है, यानी 3 साल तक उनके साथ रिलेशन में रही और 5 साल से वो स्विट्ज़रलैंड में पढ़ाई कर रही हैं। मतलब कि पढ़ाई 5 साल से स्विट्ज़रलैंड में कर रही हैं और 3 साल से इनके साथ रिलेशन में रही। तो यहाँ से तो साफ पता चलता है कि जब रोहिणी घावरी पीएचडी स्विट्ज़रलैंड में जाकर कर रही थी तो फिर यहाँ पर किस तरह से उनके साथ रिलेशन में रह रही थी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और क्या उनको 3 साल में पता नहीं चल पाया कि चंद्रशेखर आज़ाद की शादी हो चुकी थी? अगर चंद्रशेखर आज़ाद की शादी हो चुकी थी तो फिर रोहिणी घावरी ने उनके साथ किस तरह से संबंध बनाया? दूसरी बात यह है कि रोहिणी घावरी ने जो संबंध बनाया अपनी मर्जी से बनाया, न कि उनके साथ शोषण किया गया, उनके साथ किसी भी प्रकार की ज़बरदस्ती की गई। दोनों की सहमति से जो भी संबंध बने और साथ ही साथ जो भी ऑडियो वीडियो फोटो ये रखी थी, इससे कई लोगों का कहना है कि रोहिणी घावरी का ये पहले ही से प्लान था चंद्रशेखर आज़ाद को फंसाने का। इसीलिए ये हर एक सबूत इकट्ठा करती थी, फ़ोटो भी खिंचवाती थी तो अपने पास सेव रखती थी, वीडियो भी बनाती थी तो सेव रखती थी। वीडियो में सही है या गलत है इस बात की तो जानकारी हम पूरी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये बात जो है चंद्रशेखर आज़ाद जानते होंगे या फिर रोहिणी घावरी जानती होंगी। लेकिन जो भी कुछ इनके बीच रहा है दोनों की मर्जी से रहा है, ये तो साफ है। इसमें दोनों की रजामंदी से ही हुआ है, कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं किया है, दोनों आपसी सहमति से ही संबंध बनाए होंगे। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि रोहिणी घावरी का सहारा लेकर बसपा जिस तरह से मैदान में उतरना चाहती है, क्या बसपा एक बड़ी जीत हासिल कर पाएगी? और इससे जो है क्या चंद्रशेखर आज़ाद को बहुत भारी नुकसान होने वाला है? ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। देखना दिलचस्प होगा साथियों, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं कि ये मामला कोर्ट का है, इस पर हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। और रोहिणी घावरी कोर्ट से जब उनको कुछ नहीं मिल पाता है तो सोशल मीडिया का सहारा लेकर चंद्रशेखर आज़ाद को लगातार बदनाम करने की कोशिश करती हैं। वैसे देखा जाए तो रोहिणी घावरी अब जो है बहुजन राजनीति में एक नया मोड़ लाने वाली हैं। बहुजनों में भिड़ाने का काम बहुत अच्छा कर रही हैं और कहीं न कहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को एकदम तबाह करने में भी रोहिणी घावरी कसर नहीं छोड़ रही हैं। क्योंकि फूट डालो राज करो का जो नियम था अब बहुजनों पर भी लागू हो चुका है। अब दोनों ये पार्टियां अपने आप में इस तरह से जल रही हैं जैसे मालूम पड़ रहा है कि इनसे बड़ा कोई दुश्मनी नहीं है। मतलब यहाँ से साफ है कि इनकी लड़ाई जो है किसी अन्य दलों से नहीं है, बल्कि लड़ाई इनको अपने आप से है। अब भैया इनका कल्याण कैसे होगा ये तो कहीं ना कहीं यही जाने। वैसे दोनों की लड़ाई से बहुजन समाज को काफ़ी नुकसान हो रहा है। बहुजन समाज के भोले भाले लोग 2 भागों में बट चुके हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, अपने आप में इस तरह से झगड़ रहे हैं जैसे मालूम पड़ रहा है कि खानदानी दुश्मनी है। मतलब राजनीति दोनों को करनी है और परिणाम जो है भुगतना पड़ रहा है बहुजन समाज के लोगों को। मिलना कुछ नहीं है। मतलब दोनों आपस में लड़ेंगे तो न ही बीएसपी की सरकार बनेगी न ही असपा की सरकार बनेगी, लेकिन दोनों की लड़ाई से बहुजन समाज का नुकसान होना तय है।
क्योंकि आजकल के जो युवा हैं पढ़ने लिखने में कम, राजनीति पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो दोस्तों, कैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मिशन पूरा होगा? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो पहले ये कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन बाबा साहब के ये मूल मंत्र किस दृष्टिकोण से आपको लगता है कि सफल हो रहा है? क्योंकि जिस तरह से आपस में जो ये विवाद चल रहा है, आपस में जिस तरह से खींचातनी चल रही है, इससे कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मिशन पूरी तरह से कबाड़ में जाने वाला है। और ये दोनों आपस में लड़े, बहुजन समाज इसी तरह से नीचे गिरता जाए और बाद में वही परिणाम होगा कि जिस तरह से यहाँ पर बौद्ध स्थलों को टारगेट किया गया, आपने देखा किस तरह से महाबोधि टेम्पल में किस तरह से इन ब्राह्मणों ने जबरन कब्जा कर लिया। वहाँ पर भगवान बुद्ध के स्तूप को हटाकर शिवलिंग लगा दिया और वहाँ पर देवी देवताओं के नाम की घंटियाँ बजाने लगे। आपने देखा कि किस तरह से बहन कुमारी मायावती ने जो पार्क बनाया था, बुद्धा पार्क कानपुर में, उस पार्क को शिवालय पार्क में बनाने की बात की जा रही थी। फिर से मुरादाबाद में जो बुद्धा पार्क था, उस पार्क को भी ये लोग बदलने के चक्कर में थे। तो जो बौद्ध स्थल हैं, उन स्थलों को भी ये बदल रहे हैं और अब संविधान बदलने की भी बात कर रहे हैं। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो पहले से सभी जानते हैं कि संविधान निर्माता थे, हैं, लेकिन इनको भी अब ये बदलने के चक्कर में हैं। तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद और बहन कुमारी मायावती अपने आप में लड़ें और इसका फायदा सीधे मनुवादियों को मिले, ये आपस में लड़ते रहें, उधर संविधान ये बदलते रहें, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गाली देते रहें। बहन जी कुछ बोलेंगे नहीं और चंद्रशेखर आज़ाद बोलेंगे तो बहन जी बोलने नहीं देंगी। तो कुल मिलाकर जुर्म सहो और जुर्म करने वाले आप पर जुर्म करते रहेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि जुर्म करने वाले से गुनाहगार जुर्म सहने वाला होता है। तो यही बात है साथियों, ये जो है आपस में जो लड़ाई है, कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को बर्बाद करने में कसर नहीं छोड़ेगी। वैसे दोस्तों, आप लोग की क्या राय है? आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।